राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हम वैदिक गणित, संख्या पद्धति, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ और एक एक नियम, औसत आदि की क्लासें ले चुके हैं। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो सरल ब्याज से संबंधित है। तो सरल ब्याज का मैं आपसे मेन रूप से बात करूं तो इसमें हम देखते हैं कि तीन प्रकार की चीजें जो होती है मूल रूप से होती है। एक होता है मूलधन, दूसरा होता है ब्याज और तीसरा होता है मिश्र धन। रुपए से संबंधित बातें करें तो ये तीन चीजें आपको प्रश्न में दे रखी होती है। अब इन तीनों में से क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं मूलधन, ब्याज और मिश्र धन की। तो मूलधन तो वह धन रहता है जैसे आपने किसी को उधार दिए पैसे, आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए 1 साल के लिए, और 1 साल बाद आप अगर उससे पैसे लेते हैं, उसके 1 लाख रुपए का अगर वो आपको ब्याज समेत 1,10,000 रुपए देता है, तो जो आपका मूलधन रहेगा वह तो 1 लाख रुपए रहेगा। और 1 साल बाद वो आपको 1,10,000 देता है, तो वह जो 1,10,000 रहेगा वह रहेगा आपका मिश्र धन। तो मूलधन तो अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए और उसने आपको 1 साल बाद 1,10,000 रुपए वापस दिए, ठीक है दोस्तों। तो जो मूलधन है वो तो 1 लाख हो गया, मिश्र धन हो गया 1,10,000। अब इन दोनों का जो अंतर आया कितना, 10,000, तो ये 10,000 रुपए क्या हो गए, ब्याज हो गए। तो यहाँ मैंने आपको साधारण भाषा में आपको सिखाया कि मूलधन, ब्याज और मिश्र धन क्या होता है। मूलधन तो वह धन जिसको आप किसी को ब्याज के लिए दे रहे हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए या निवेश करने के उद्देश्य से या किसी की सहायता के लिए दे रहे हैं। लेकिन सभी अगर किसी को पैसे देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में राशि लेते हैं। तो आपने 1 लाख रुपए मूलधन दिया, आपको ब्याज 10,000 मिला, तो मिश्र धन आपका 1,10,000 आया। ये 1 लाख रुपए राशि मैंने आपको बस उदाहरण के लिए समझाने के लिए ली। तो यहां से अगर हम देखें तो मूलधन क्या हुआ, मूलधन हुआ मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मैं मूलधन को क्या लिखूंगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। ऐसे ही ब्याज की बात करें तो ब्याज क्या हुआ, मिश्र धन माइनस मूलधन। मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूं तो मुझे ब्याज प्राप्त होगा। और अगर मैं मिश्र धन की बात करूं तो मूलधन में ब्याज जोड़ दूं, मूलधन प्लस ब्याज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। तो ये मूलधन, ब्याज और मिश्र धन एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो मूलधन निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला, एक मात्र ऐसा फॉर्मूला जिससे हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। मूलधन का मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, इसी एक फॉर्मूले से हम पूरा सरल ब्याज हल करेंगे। मूलधन बराबर होगा, मूलधन की जगह मैं ब्याज से ले लेता हूं इसको, साधारण ब्याज चूंकि प्रश्न है तो साधारण ब्याज हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, सरल ब्याज या साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज से मैं इस फॉर्मूले को रिलेट कर देता हूं। तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन, यही एक फॉर्मूला पढ़ना है पूरी प्रश्नावली है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस यही एकमात्र फॉर्मूला चलेगा, इसी फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब अगर मुझे इन 1 2 3 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें दे रखी है और एक चीज मुझे इनमें से निकालनी है, तो मैं उसको फॉर्मूले को कन्वर्ट करके उस हिसाब से निकालूंगा। जैसे मुझे दर निकालनी है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज में 100 का गुणा हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा ये समय और मूलधन नीचे आ जाएंगे, समय गुणा मूलधन। ऐसे ही अगर मुझे समय निकालना है तो ये जो यहाँ समय आया, इस समय की जगह बस दर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे समय निकालना रहेगा, तो यह 100 तो साधारण ब्याज में गुणा हो गया और मूलधन और धन क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। साधारण ब्याज गुणा 100, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बटा दर गुणा मूलधन। और ऐसे ही अगर मूलधन निकालना है, मूलधन क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज
गुणा 100 बटा समय गुणा दर। ये जो तीनों फॉर्मूले आए इसी फॉर्मूले से आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें आप देख लो आपको क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है, उस हिसाब से आप आराम से निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपको प्रश्न में दे रखा है, वो तो आप इन फॉर्मूलों से निकाल लेंगे। अब अगर आपको मिश्र धन निकालना है, इस मिश्र धन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे 100 जिसमें आपको मूलधन और ये दे रखे हैं, ठीक है। चलो आप इस फॉर्मूले को अगर इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं भी करें तो भी आप उसको निकाल लेंगे, मैं आपको प्रश्नों के द्वारा समझा दूंगा। ये प्रश्नों के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से रहेगा, मात्र आप तो फॉर्मूले को लिख लो। मान लो आपको मूलधन निकालना है, तो 100 गुणा, जब आपको मिश्र धन दे रहता है, 100 गुणा मिश्र धन बटा 100 प्लस समय गुणा दर। ये एक ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें आपको मिश्र धन दिया रहेगा और आपको समय और दर दिया रहेगा, आपको मूलधन निकालना है, तो यह डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा 100 गुणा मिश्र धन बटा 100 प्लस समय गुणा दर। मैं इस फॉर्मूले को बस इसलिए लिखाया मैंने आपका ताकि कैलकुलेशन जल्दी से कर लो, बाकी इसी फॉर्मूले से अपन इस चीज को भी कैलकुलेट कर लेते। क्यों? क्योंकि मैं मूलधन को लिखता मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन आपको दिया हुआ है प्रश्न में, और ब्याज क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला ये रहा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मैं उसको इधर रख के और उसको कैलकुलेट करता तो लास्ट में ये फॉर्मूला अपने आप बन के आता, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखा दिया ताकि आप याद रखें कि मूलधन अगर निकालना है और मिश्र धन आपको दिया हुआ है तो 100 गुणा मिश्र धन बटा 100 प्लस समय गुणा दर करोगे तो वहां से मूलधन डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन जो पूरी प्रश्नावली है इसी फॉर्मूले के ऊपर चलेगी। अब हम सवालों से शुरुआत करते हैं, ये बेसिक था इसलिए मैंने इनको आपको समझा दिया। अब आगे हम बात करेंगे सवालों से। एक चीज और आप सवालों में याद रखें, अगर आपको प्रश्न में समय वार्षिक रूप से वर्ष में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको माह में समय दिया हुआ है तो आपको उन माहों को वर्ष में बदलना पड़ेगा। और एक साल में 12 महीने होते हैं या 12 माह होते हैं, तो दिए हुए महीनों को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो महीनों में हमको 12 का भाग दे देंगे तो वो वर्ष में बदल जाएगा। और अगर हमें दिन दिए हुए हैं तो उनमें हम 365 का भाग देंगे तो वह भी वर्ष में बदल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सवालों से। आप सवालों के माध्यम से इस चीज को समझ लेना। पहला प्रश्न है, 500 रुपए का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये स्टार्टिंग के प्रश्न जो रहेंगे वो थोड़े सीधे रहेंगे, मैं आपको ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं वो करना सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर जो है बढ़ता रहेगा और लास्ट में जाते जाते आप साधारण ब्याज से संबंधित लगभग सभी प्रकार के प्रश्न कर लेंगे ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अब बात करते हैं, 500 रुपए का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन आपको 500 रुपए दिया हुआ है, दर आपको दे रखी 4% और समय आपको दे रखा 3 बटा 100। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60 रुपए। तो जब ब्याज आपका 60 रुपए है तो हमें निकालना क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, अभी हमने शुरू स्टार्टिंग में पढ़ा था मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो था 500 रुपए, ब्याज हमारा 60 आया, तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे, मिश्र धन कितना हो गया 560 रुपए। तो ये हो गया आपका उत्तर 560 रुपए, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ये ऐसे सीधे से प्रश्न है, रीट में कभी कभी ऐसा सीधा प्रश्न भी आ जाता है, तो उस प्रकार के प्रश्नों को आप झट से ऐसे करें और आगे निकल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 24,000 रुपए का 8.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का सरल ब्याज है। तो मूलधन तो यहाँ पर आपको दे दिया 24,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप ऐसे उसमें से एक एक राशि को लिख ले। मूलधन आपको 24,000 दिया, दर आपको दी 8/1/2, ये मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलूंगा तो 8 दूनी 16 और 1 17/2। समय आपको दिया 8 माह। अब देखो आप, जो दर है वो तो वार्षिक है और समय कितना दे रखा 8 माह। तो 8 माह को माह में को जो है वर्ष में बदलेंगे तो 8 में मैं 12 का भाग दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है, तो मैं 8 माह दे रखे इसमें 12 का भाग दे दूंगा तो ये वर्ष में बदल जाएगा। इसको अगर हम 4 से काटे, 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2/3 वर्ष। ठीक है, हमारे पास दर दे रखी है, मूलधन है, दर है, समय है, हमें निकालना क्या है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला वही मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटा 100। मूलधन आपको दे रखा 24,000, दर आपके पास है 17/2, समय आपके पास है 2/3, डिवाइड बाय आप करोगे 100 से, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या आएगा देखो 24,000 गुणा ऊपर 17 गुणा 2/100 गुणा, अब ये जो हर में रहते हैं, अगर अंश में बटे वाली संख्या है तो जो अंश में बटे वाली संख्या है उनका जो हर है वह नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2 गुणा 3, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 3 से हम इसको काटेंगे, 3×8 = 24, 80, और 80 और हम 17 का गुणा करेंगे तो क्या कैलकुलेट होकर आएगा 1360 रुपए। तो जो ब्याज की राशि आएगी वो आएगी दोस्तों 1360 रुपए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको याद रखना है कि जो माह की बात हो रही है इन माह को हमें वर्ष में बदलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पर आप 8 माह दे रखे, डायरेक्ट समय को मान 8 में 8 न रखे, अगर आपको माह दे रखे हैं तो इनको आपको वर्ष में बदलना है। अब यहाँ मान लो यहाँ पर 8 माह की जगह 80 दिन हो जाते, अब दिन होते 80, तो इन 80 दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें 365 का भाग देते थे, ठीक है दोस्तों। अगर दिनों को अगर हम वर्ष में बदल रहे हैं तो आप उसमें 365 का भाग दे दो, तो यहाँ से हम वर्ष में बदल लेते हैं, फिर उस राशि को यहाँ रखते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि किसी धन का 6% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वही सीधा फॉर्मूला, मूलधन निकालना है, मैं इसको लिख देता हूँ, मैं तो बस उस एक ही फॉर्मूले की बात करता हूँ, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज नहीं करते। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। आप तो बस इस एक फॉर्मूले को याद रखें और ज्यादा चीजें याद ही नहीं रखें। ब्याज आपको दे रखा 300 रुपए, मूलधन आपको निकालना है, दर आपको दे रखी कितनी 6%, समय आपके पास है 4 वर्ष, बटा 100 कर दो। निकालना क्या, मूलधन है, 100 इधर गुणा हो जाएगा और 6 और 4 इसके नीचे चले जाएंगे, मूलधन क्या हो गया 300 गुणा 100 बटा 6 गुणा 4, इसको आप कैलकुलेट करो। 4 से 6 से 30 को काटा, 6 पंजे का 30, 50, 4 से 100 को काटा 25 बार, इनको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1250 रुपए। तो मूलधन क्या आ गया 1250, ये रहा आपका उत्तर। आप तो बस इस फॉर्मूले को लो, आप अगर प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और आपको चीजें अगर मान लो समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करें, उनको एक एक चीज को लिखें। जैसे अब मैं इसी फॉर्मूले में बात करूं, मैं यहाँ मूलधन लिख लेता हूँ, सबसे पहले ये निकालना है, फिर देखते हैं समय क्या दे रखा, समय मुझे 4 वर्ष दे रखा, दर मुझे 6% दे रखी और ब्याज मुझे दे रखा 300। आप ऐसे एक एक चीज को जो प्रश्न में दे रखी उसको झट से लिख ले और फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 रख ले। अब देखें इनमें से क्या क्या दे रखा और क्या नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा उसको मत रखो, उसको ही तो कैलकुलेट करना, बाकी चीजें आपको दे रखी आप झट से उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी। अब देखो यहाँ पे पी ने 9,000 रुपए का ऋण लिया, तो मूलधन तो क्या हो गया 9,000 रुपए साहब, दर आपको दे रखी है 8.5%, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष और 8 माह। यहाँ पे दोस्तों 8 माह है, 2 वर्ष तो पूरे है, साथ में 8 माह दे रखे, तो इन 8 माह को भी हम वर्ष में बदल लें, तो 2 वर्ष तो ऐसे कैसे, और 8/12 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12 दूना 24, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और जो भिन्न है इसको सरल कर लेता हूँ। 8/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो आप, 8/12 को हम लिख सकते हैं 2, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 + 2/3, यहाँ से कैलकुलेट करूंगा 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा 8/3, ठीक है दोस्तों। तो 8/3 वर्ष समय आया। अब आपके पास मूलधन है, दर है, समय है, और अब आप यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्याज। अब देखो आप, मैं यहां से ब्याज निकाल रहा हूं, तो साधारण ब्याज का वही फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, सब दे रखा है, 9,000 मूलधन है,
दर 8.5 दे दी, समय दे दिया आपको 8/3 वर्ष, बटा आपको 100 करना है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 9000 गुणा 8.5 गुणा 8/3 गुणा 100, ये 3 है, 8 वाले नीचे आ गए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 9 को काटा 30, 8.5 गुणा 30 गुणा 8, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपके इसका आंसर आएगा 1 यूनिट में। देखो यहाँ से दशमलव जैसे मैं हटाता हूँ नीचे 10 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 क्या 24, 24 गुणा 85, 24 गुणा 85। अब 24 गुणा 85 जो आए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आते हैं, जो 20 की जोड़ा से लगाए तो 40 2040 रुपए, कितने 2040 रुपए। तो 2040 जो रुपए दोस्तों आए आपके, ये क्या है, ब्याज आया है। 2040 रुपए क्या है आपके, ब्याज आया। अब देखो आदमी यही फंसेगा, आपके जैसे 2040 रुपए आए, आपने यहाँ पर ए पे क्लिक किया और आप आगे निकल गए, पर यहाँ पर पूछा क्या, देखो तो सही, उसने कुल कितनी राशि पुनः लौटाई, कुल कितनी राशि पुनः लौटाई। तो उसने ब्याज थोड़ी, मूलधन के साथ ब्याज भी जोड़ के, मतलब उसने मिश्र धन बाद में लौटाया होगा ना आखिरी में। तो उसने देखो क्या पूछा, उसने प्रश्न में आपसे क्या पूछा, आपने साधारण ब्याज निकाल लिया 2040 रुपए आए, और उसने प्रश्न में पूछा कि उसने कुल कितनी राशि लौटाई। तो कितनी राशि लौटाई मतलब मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपको दे रखा 9000 रुपए, ब्याज आपका आया 2040 रुपए, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 11,040 रुपए। तो 11,040 रुपए जो आएगी, उसने 11,040 रुपए क्या किए होंगे, उसको अंत में लौटाए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़ो, और जो प्रश्न की अंतिम लाइन है उसको तो स्पेशल पढ़े, क्यों, क्योंकि उसने आपसे ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा कुल कितनी राशि पुनः लौटाएगी। देखो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे ब्याज दे रखा है 2040, आपने कैलकुलेट किया, ब्याज आया, ए ऑप्शन पे आंसर लगा और आगे निकल गया, और यहाँ पर आपको 1 नंबर का नुकसान हो गया, जबकि आपने सारा काम किया, उत्तर भी सही निकला, उसके बाद भी आप गलत हुए। किस वजह से, मात्र आपने उस प्रश्न को अंतिम रूप से नहीं पढ़ा कि आखिरी में वो पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, उससे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी, तो कुल कितनी राशि लौटानी होगी, 11,040 रुपए, उसको मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की राशि, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कोई धन करके, आपको कुछ भी नहीं करना, वह धन मान लो 100 रुपए, हर प्रश्न में 100 रुपए माना, वह धन 100 रुपए है, कितना है, ज्यादातर केस में तो हमें 100 रुपए ही मानना है, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो हम उस क्वेश्चन के हिसाब से हम माना हुआ धन जो है उस क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। अब आप देखो, माना हुआ धन 100 रुपए, अब आपको पता चल गया, आपने वह धन 100 रुपए मान लिया, मतलब मूलधन 100 रुपए मान लिया, तब तो हमें कैलकुलेशन ही तो करेंगे। मूलधन आपने 100 रुपए मान लिया, दर देखो, ये हमें निकालनी है, समय हमें दे दिया 5 वर्ष, ब्याज हमें कैलकुलेट करना है, ब्याज जो है वो क्या है, 3/2 हो जाता है, तो अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो 3/2 गुना हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, मिश्र धन है। भाई मूलधन जो कोई धन था वो अपने आप का कितना हो गया, 3/2 गुना हो गया, तो मिश्र धन हो गया। तो 3/2 गुणा मूलधन क्या था, 100 रुपए था, तो ये मूलधन ही तो अपने आप का 3/2 गुना हुआ। जो मूलधन था माना, वह धन हमने 100 रुपए, तो वो जो धन हमने 100 रुपए माना था वही तो मूलधन है। किसी धन की बात हो रही तो वो धन क्या है, मूलधन है। अब ये इसका क्या हो गया, 5 वर्ष में 3/2 गुना हो गया, 3/2 गुना हुआ मतलब क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। तो मिश्र धन कितना हो गया, 3/2 गुणा 50, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 150 रुपए, तो क्या हो गया, मिश्र धन। अब आपको पता है मिश्र धन 150 है, मूलधन 100 रुपए है, तो मैं मिश्र धन और मूलधन दोनों को घटा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन आपका 150 आया, मूलधन आपने 100 रुपए माना, तो ब्याज कितना आ गया, 50 रुपए। तो 50 रुपए तो आपके पास ब्याज आ गया। समय आपको दे रखा है, धन आपको पता है, अब हमें निकालनी क्या है, दर, हमें दर ही तो निकालनी है। तो दर तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे भाई, आपको वही साधारण ब्याज का सीधा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। दर निकालनी है, आपने ब्याज निकाल लिया, समय आपके पास है,
और वह धन मतलब मूलधन आपके पास है, तो आप देखो दर कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज का जो आपने फॉर्मूला लगाया था वो उसी फॉर्मूले को यूज करो, बस एक ही फॉर्मूला, ज्यादा और कुछ यूज करना नहीं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 कर दो। साधारण ब्याज आपने निकाला कितना आया, 50 रुपये आया। मूलधन आपने 100 रुपये माना ही है, दर आपको निकालनी है, समय आपके पास 5 वर्ष है, बटा 100 आपको दे रखा है। यहाँ से देखो 100 से 100 कट के दर निकालनी, 5 इसके बटा में चला जाएगा, दर क्या हो जाएगा 50/5 बराबर 10%। तो दर का उत्तर क्या हो गया आपका, दर 10। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए कोई धन करके, तो देखो आपको 5 वर्ष भी पता है, समय दिया है, दर आपको निकालनी है, और 3/2 गुना हो जाता, मतलब मिश्र धन है, 3/2 गुना हो जाता है अपने का 3/2। तो वो जो धन हमने 100 रुपये माना, ये खुद का क्या हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। मतलब 100 का मैं 3/2 निकालू तो कितना आ रहा है, 150 रुपये। देखो यार 3/2 को 150 कैसे आया, 2 से 100 कट के 50 बार, और 50 3 150, तो यहाँ से मिश्र धन आया। अब आप देखो मिश्र धन 150 है, मूलधन 100 रुपये है, तो ब्याज क्या हो गया, 150 माइनस 100 बराबर 50 रुपये। नेक्स्ट हम बात करें, अब बहुत से सोचेंगे कि 150 रुपये ब्याज आया, तो ऐसा नहीं, आप प्रश्न में पढ़ो, अपने आपका 3/2 गुना हो जाता है। तो जब 5 साल में अपने आपका 3/2 गुना हुआ, तो उसमें ब्याज जुड़ा है, तभी तो 3/2 गुना हुआ है। तो ये 150 रुपये मिश्र धन है, ये मूल, इसको आप ब्याज ना समझे सीधा, ये मिश्र धन, ये मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटाया ब्याज आ गया। बाकी चीजें आपको दे रखी है, साधारण रूप से आपने दर निकाली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसको भी उसी प्रकार से करते हैं, माना वह धन कितना, 100 रुपये। किसी धन की बात हो रही, तो वो किसी धन को मैंने 100 रुपये मान लिया, ये 100 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। मैंने 100 रुपये अगर इसको मान लिया है किसी धन को, तो वो मूलधन हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हमारा मूलधन हो गया। अब क्या कह रहा हूं, उस धन का 4/25 गुना हो जाए साधारण ब्याज। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, जबकि इससे पूर्व प्रश्न में क्या था, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। जो धन था वो क्या हो रहा था, अपने का 3/2 गुना हो रहा था, इसलिए वहां पर वो मिश्र धन था। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। तो वो धन हमने 100 रुपये माना, तो इसका साधारण ब्याज क्या है, इस 100 रुपये का क्या होगा, 4/25 गुना। मैं साधारण ब्याज की बात करूं, तो साधारण ब्याज जो रहेगा वो रहेगा 4/25 गुणा मूलधन, किसी धन, तो किसी धन को ही तो हमने 100 रुपये माना, गुणा 100। यहाँ से साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 25 चौक 100, 16 रुपये साधारण ब्याज आ गया साहब। अब हमें मूलधन पता है, ब्याज पता है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब हमें क्या दिया गया है, इस प्रश्न इसमें दर और समय दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं दर को समय लिख सकता हूँ या समय को भी दर लिख सकता हूँ। अब हम सबसे आसान तरीके से अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और हमें यहाँ पर प्रश्न में निकालनी क्या है, दर। ये भी मैं इधर लिख लेता हूँ, दर हमें कैलकुलेट करनी है। साधारण ब्याज आपने निकाला 16 है, मूलधन आपने 100 माना, दर आपको निकालनी है, जो दर निकालनी। अब यहाँ समय, अब समय का क्या करें साहब, निकालनी तो दर है। तो यहाँ पर आपने को प्रश्न में दे रखा है कि समय और दर बराबर है, तो मैं समय को भी दर लिख लेता हूँ और बटा 100 कर देता हूँ। ठीक है, दो तो दर आ गई, बटा 100 था, मूलधन 100 माना ही था, साधारण ब्याज हमारे 16 आया था, अगर हमने 100 रुपये मूलधन माना, इस 100 से तो 100 कट गए। ठीक है, यदि दो दरें थी तो दर से दर गुणा होगी तो क्या बनेगा, दर स्क्वायर। तो यहां से आपका आया दर की घात 2, क्या आया, दर की घात 2। तो दर की घात 2 बराबर किसके होगी, 16 के। तो यहां से हम अगर दर निकालेंगे, यहां से दर क्या होगी, √16। √16 का मान क्या होता है, 4। तो दर क्या हो गई, 4। तो जो बी आंसर है 4, ये क्या हो गया, दर आ जाएगी। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा, दर बराबर √16, √16 का मान क्या होता है, 4 आएगा, तो दर बराबर क्या होगी, 4 आएगी। ये तो रहा, आपको मैंने उसी बेसिक फॉर्मूले से साधारण रूप से करा। अब इसका एक डायरेक्ट भी है, जब किसी ब्याज की दर व समय का मान जो है समान हो, क्या, जब किसी प्रश्न में ब्याज की दर व समय का मान समान हो।
कोई ऐसा प्रश्न आ गया दोस्तों, जैसे प्रश्न है जिसमें ब्याज की दर व समय का मान क्या है, समान है, तो इस प्रकार के प्रश्न में दर बराबर समय बराबर एक सीधे फॉर्मूले से निकलता है, उसका नाम, उसको मैं बता रहा हूं मात्र आपको, दर बराबर समय बराबर 10 अंडर रूट। अब यहाँ अंडर रूट में जो आएगा, ऊपर आएगा ब्याज बटा मूलधन। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट कैसे करता, 10 अंडर रूट, कोई साधारण ब्याज की, कोई किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या हो रहा है, 4/25, तो यहाँ पर जो ये आएगा ब्याज बटा मूलधन 4/25 आएगा। क्यों, ये अंडर रूट में 4/25 दे रखा है, साधारण ब्याज उस धन का कितना हो रहा है, 4/25, तो वो धन जो है, जो भी धन है उसका 4/25 में यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखूंगा। क्यों, क्योंकि अब देखो वो ब्याज कैसे हो रहा, ब्याज क्या हो रहा उस धन का, तो वो धन क्या था, मूलधन गुणा 4/25। अब मैं मूल ब्याज है मूलधन गुणा 4/25, और इसके नीचे में किसका भाग दूंगा, अंडर रूट में मूलधन का, तो मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएंगे, ब्याज आया आपका मूलधन गुणा 4/25 प्रश्न के हिसाब से, और मैं इसमें अगर यहाँ पर ब्याज का वैल्यू ये रखूं मूलधन गुणा 4/25, तो इस मूलधन से ये मूलधन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 4/25 इसलिए लिखा। अब देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 4/25 को, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 4/25 का क्या मान होगा, 2/5, 4 का 2 और 25 में से 5 बार आ जाएंगे, 5 से 10 कटिए 2 बार, 2 गुणा 2 बराबर 4, तो यहाँ भी दर क्या है, 4% है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दर या समय दे रखा है बराबर 10 अंडर रूट 10 ब्याज बटा मूलधन। ब्याज बटा मूलधन का मतलब तो वो जितना गुना हो रहा है उस वैल्यू को आपको यहाँ पर डायरेक्ट रखनी है, 10 गुना अंडर रूट 4/25। लेकिन आप इसको नहीं याद रखें तो ज्यादा बेटर है, इस प्रकार से आप प्रश्न को करें, ताकि कभी अगर वो इसी प्रश्न में और भी कुछ आपको कोई घुमा के कोई चीज पूछ ले, तो आप बेसिक रूप से चलोगे तो आपका प्रश्न का उत्तर जो कभी गलत नहीं होगा। इसमें अपन अंडर रूट ब्याज बटा मूलधन होगा, मूलधन अपन बटा ब्याज होगा, इस चीज में आप कैलकुलेशन में ही कभी गड़बड़ हो जाए, वो साधारण ब्याज का उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे लिख देते हैं साधारण ब्याज की जगह किसी धन का कोई किसी धन की राशि उस धन की 25/4 हो जाती है। अब आप तो इस प्रश्न को बस आपने बस इस वैल्यू को याद रखा कि इस प्रकार के प्रश्न को समय दर बराबर हो, तो जो यहाँ दे रखा उसको याद रख दो, वो 25/4 होते आप फंस जाओगे, वो मिश्र धन हो गया, मूलधन नहीं, ये साधारण ब्याज नहीं है, वो मिश्र धन हो गया, 25/4 गुना हो जाती है। वहां यूं थोड़ी लिखा कि साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, कोई धन उस धन का 25/4 गुना हो जाता है, तो उस धन का 25/4 गुना हुआ, इसका मतलब वो मिश्र धन आ गया, वहां पर ब्याज नहीं है। वहां पर यहाँ तो स्पष्ट रूप से रखा किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना है, लेकिन अगर मैं इसको 25/4 गुना करके लिख दूं, किसी धन का नहीं, कोई धन अपने का 25/4 गुना हो जाता है, तो जैसे ही अपने का 25/4 गुना हुआ, तो वहां तो वो मिश्र धन की बात होगी। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे तो अपने दिमाग में यही चलता रहेगा कि यहाँ पे जो बटे वाली संख्या उसको यहाँ रख दो और कैलकुलेट कर लो, 4% उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और बेसिक से चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें इतना समय लग रहा है, वरना इस प्रश्न को करने में आपको ज्यादा चीजें, ये चीज आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट मूलधन 100 मान लो, दर समय को ये फॉर्मूला लिखो, दर समय को 1 करके 100 और साधारण ब्याज आपको आप झट से कैलकुलेट कर लो, इतनी चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको वहां पर समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन है। अब वही मान लेते हैं वह धन 100 रुपए, ठीक है। इसका भी एक सीधा फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बात मैं कर रहा हूं आप बिल्कुल बेसिक से चले, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हुआ। माना वह धन 100 रुपए, धन 100 रुपए मान लिया, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दर तो 4% दे रखी है, समय 2 दे रखे, एक तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और एक 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहले तो मैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो मूलधन है 100, दर है 4, समय अब मैंने बोला 3 वर्ष का निकाल रहा 3/100, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आया 12 रुपए, ठीक है। फिर हम निकाल लेते हैं ऐसे ही 5 वर्ष का साधारण ब्याज, वो आ जाएगा 100 गुणा 4 गुणा 5/100, यह है साहब 20 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला, वह धन हमने 100 रुपया मान ही लिया, मतलब वो तो मूलधन हो गया, दर 4% दे रखी, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 हो गया, तो 12 रुपए, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आया। ऐसे ही 5 वर्ष का निकाला तो आया 20 रुपए साधारण ब्याज, क्यों, क्योंकि इसमें समय की वैल्यू बस 5 होगी। अब देखो
इन दोनों का अंतर कितना है? 20 माइनस 12 बराबर 8 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको। 5 वर्ष व 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जब मूलधन क्या है 100 रुपए, तो कितना आया? 20 माइनस 12 बराबर 8 रुपए। देख लो, 5 व 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जब मूलधन हमने क्या माना 100 रुपए, तो कितना है? 8 रुपए। अब देखो, जब ब्याज का अंतर कितना है? 8 रुपए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्याज से 400 रुपए कम है, मतलब 3 वर्ष का जो ब्याज और 5 वर्ष का जो ब्याज है ना, इसमें अंतर कितना है? 400 रुपए का। किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। हमने यहाँ पे वह धन जो 100 रुपए माना था, तब जो ब्याज है 5 वर्ष का और 3 वर्ष का, उसका अंतर आ रहा है दोस्तों 8 रुपए। कितना? 8 रुपए। अब हमें क्या है, जब मूलधन 100 रुपए है तब ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? 8 रुपए। तो अगर यहाँ पर 400 रुपए ब्याज का अंतर आएगा तो क्या रहेगा? तो ये वही एक एक नियम से 8 रुपए ब्याज का अंतर है तो मूलधन कितना है? तो मूलधन है साहब 100 रुपए। और अगर 400 रुपए ब्याज का अंतर हो गया तो 400 रुपए ब्याज का अंतर, तो मूलधन, ठीक है, 100 बटा 8 गुणा 400, 8 से 40 कट जाएंगे, 5 बार 50, इधर कितना आ गया? 5000। तो जो आपका मूलधन आया वह राशि क्या थी? 5000 रुपए। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखो, मान लो वह धन हमने 100 रुपए मान लिया, दर हमें 4% दे रही थी, तो 100 रुपए का 4% दर के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज निकाला तो 12 रुपए आए। फिर 5 वर्ष का निकाला, 100 रुपए का 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकाला तो 20 रुपए आए। इन दोनों का अंतर देखा तो 8 रुपए आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यार अंतर जब ब्याजों में 8 रुपए आ रहा है तब तो मूलधन 100 रुपए है, और हमें प्रश्न में दे रखा है कि अंतर 400 रुपए है ब्याजों का। तो जब अंतर 8 रुपए तब मूलधन 100 रुपए है, तो 8 रुपए जब ब्याज का अंतर है तो मूलधन 100 रुपए। और अगर यही ब्याज का अंतर 400 रुपए हो जाएगा तो मूलधन क्या होगा? तो 100 बटा 8 गुणा 400। यहाँ से हम कैलकुलेट 100 बटे 8 गुणा 400। ये एक एक नियम वाले सवाल आ गए, एक एक नियम का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो प्रश्नावली मैंने आपको एक एक नियम की पढ़ाई थी वहां पर हम ऐसे ही चलता है। तो 100 बटा 8 गुणा 400 किया, यहाँ से क्या आया? मूलधन 5000 रुपए आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया? 5000 रुपए। अब इसका एक सीधा फॉर्मूला भी है, वो भी आप देख लो। लेकिन मैं तो आपसे फिर भी यही बात कहूंगा कि आप फॉर्मूलों पे नहीं जाए, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, और एक फॉर्मूले में प्लस और माइनस आपका सारा ही प्रश्न गलत कर देगा। मूलधन होगा 100 गुणा ब्याजों का अंतर बटा, इस प्रकार के प्रश्न में 100 गुणा ब्याजों का अंतर बटा दर गुणा समयों का अंतर। देखो, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लो, 100 गुणा ब्याजों का अंतर कितना आया था? 400। दर कितनी आई? 4%। समय का अंतर कितना है? 2। कैलकुलेट करो, 400, 4 से 400 कट जाएंगे 100 बार, 2 से 100 कट जाएंगे 50 बार, 50 गुणा 100 ये कितना है? 5000। तो ये आपका डायरेक्ट 5000 उत्तर आ गया। ये फॉर्मूला आप याद रखो। पर आप यहाँ पर तो ब्याजों का अंतर और समयों का अंतर दे रखा, फिर कहीं पे दरों का अंतर दे दे, कहीं पे ब्याजों की जगह मूलधनों का अंतर दे दे, इस प्रकार के प्रश्नों में फिर आप फंस जाओगे कि करें कैसे, फॉर्मूला कैसे याद है। ये बेसिक है, ये तो मैं आपको इतनी लाइनें लिख रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे तो इतना समय थोड़ी लगेगा। आप मूलधन 100 दर 4, 100 और 4 लिखोगे, ब्याज निकालोगे, डायरेक्ट निकालोगे, 100 गुणा 4 गुणा 3, इतनी चीजें लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर लिखने में समय लग रहा है, बाकी इसको जितनी देर में मैंने ये कैलकुलेट करा उतनी देर में वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करें। अब यहाँ पर हमें 100 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें बता दिया कि 3 वर्ष में तो इतनी हो रही है और 5 वर्ष में इतनी हो रही है। तो देखो 2 वर्षों का एक यहाँ पर तो है वर्ष 3, यहाँ पे 5, 3 वर्ष में राशि कितनी थी? 575 होगी, है ना, और 5 वर्ष में 625 होगी। यहाँ पे लिख देते हैं वो राशि कोई है, कोई राशि है साहब। ठीक है, तो ये राशि क्या हुई? 3 वर्ष में तो 575 होगी और 5 वर्ष में
625 होगी। तो इन दोनों में कितना अंतर है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का अंतर है। मान लो ये 3 वर्ष पहले, तो जब तीसरे वर्ष में थी तब राशि 575 होगी थी। अब जैसे ही 5वां वर्ष हुआ तो वो राशि जो तीन वर्ष में 575 थी वो 625 आएगी। तो 3 वर्ष से 5 वर्ष में 2 वर्ष जो समय लगा, इसमें राशि कितनी बढ़ी? इन दोनों का अंतर कितना आया? 625 में से अगर मैं 525 घटा दूं तो आया 50 रुपए। तो एक तरह से देखें, मान लो 3 वर्ष की जो राशि, इसको मैं मूलधन मान लो तो 575 रुपए जो है 2 वर्ष में कितने हो गए? 625 रुपए हो गए। तो 575 रुपए 2 वर्ष में 625 रुपए हुए, तो 50 रुपए क्या मिला? ब्याज मिला। जो ये 50 रुपए है ये क्या है? ब्याज है। और ये ब्याज कितने साल का है? 2 साल का। देखो आप वापस समझो, जो 575 रुपए थे 3 साल में, कोई राशि थी वो 3 साल में 575 होगी, और फिर 5 साल में वही राशि क्या होगी? 625 होगी। तो मैं इन 375 रुपए जो 3 साल में हुए थे, फिर ये 2 साल बाद कितने हुए? 625 हुए। तो 3 साल से 5 साल में 2 साल लगे इसको। 3 से 5 में आने में कितने लगे? 2 साल लगे। और 3 साल पहले की बात हुई, जो 3 साल बाद ये जो था, ये 575 रुपए था, भाई 3 साल वाली कंडीशन पे 575 था और 5 साल पे 625 हो गया। तो 2 साल में कितना बढ़ा? 50 रुपए बढ़ा। तो 2 साल में अगर ये यहाँ से यहाँ तक आने में 50 रुपए का ब्याज मिला, तो 1 साल में कितने का मिला? 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 2 वर्ष का ब्याज आया 50 रुपए। कितना आया? 50 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हुआ? 50/2 बराबर 25 रुपए। तो अब आपको 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया। अब देखो यहाँ पे कोई एक राशि थी, 3 साल में वो 575 हुई, तो वो 3 साल में 575 हुई, मतलब उसको पहले साल 25 रुपए ब्याज मिला होगा, फिर 25 मिला होगा, फिर 25 मिला होगा। तो 3 बार 25-25 रुपए इसमें जुड़े होंगे, जो भी राशि यहाँ पर होगी, तभी तो 3 साल में वो 575 होगी, क्योंकि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है? 25 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 3 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया? 3 वर्ष का कुल ब्याज हो जाएगा 25 गुणा 3 बराबर 75 रुपए। क्योंकि वो जो राशि थी, वो जो राशि यहाँ पर थी, वह 3 वर्ष में ही तो 575 रुपए हुई, और हमने कैलकुलेट कर लिया कि 3 से 5 वर्ष में 2 वर्ष में इसको 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, जो 1 वर्ष में 25 रुपए ब्याज का मिल रहा है। तो हमने यहाँ से देखा कि यार 1 वर्ष में 25 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो वो राशि जो भी होगी वो 3 साल में यहाँ पे 575 पे पहुंची, मतलब 3 साल में उसने कितना ब्याज लिया? 25 गुणा 3 75 रुपए। तो यहाँ पे जो राशि थी उसमें 75 रुपए जुड़े तब 575 हुए, क्योंकि 3 साल का ब्याज उसमें जुड़ा होगा। तो अब हमें वो राशि निकालनी है, तो वो राशि क्या हो जाएगी? इन 575 को मैं से इन 3 साल में जितना ब्याज आया, कितना आया? 75 रुपए, इसको घटा दूं तो वो राशि कितनी होगी? 500 रुपए। तो ये जो 575 एक तरह से क्या हो गया? ये तो मिश्र धन हो गया। और ये 3 साल का मिश्र धन में से क्या घटा दिया मैंने? ब्याज घटा दिया। भैया ये 575 तो मिश्र धन हो गया, क्योंकि कोई राशि 3 साल में 575 होगी, तो ये 575 तो मिश्र धन हो गया। अब हमने इन 3 साल में जो 75 रुपए ब्याज लगा था उसको कैलकुलेट कर लिया, तो मिश्र धन में से ब्याज घटाए तो 575 में से मैंने 75 घटाया, तो 500 रुपए जो है ये क्या हो गया? वो राशि होगी। वो राशि मतलब मूलधन हो गया। तो यहाँ क्या आ गया? सी ऑप्शन क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाए, तो बताइए ब्याज की दर क्या है? अब वही कोई राशि दे रखी है, माना वह राशि 100 रुपए, 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाए, तो वो राशि 2 गुना हो रही है, तो मिश्र धन हो गया। मतलब मैंने अगर वो राशि 100 रुपए मान ली और 15 साल में वो क्या होगी? 2 गुना होगी। ठीक है, पहले समय भी लिख लेते हैं। चलो, राशि 100 रुपए मान ली, समय दे दिया हमें कितना? 15 वर्ष। 15 साल में ये 100 रुपए क्या हो गया? 200 हो गया, मतलब मिश्र धन हो गया। मिश्र धन कितना हो गया? 100 गुणा 2 बराबर 200 रुपए। अब आपको पता है कि 100 रुपए 15 साल बाद 200 रुपए हो गया, तो 100 के 200 हुए तो ब्याज कितना हो गया? इन 200 में से 100 घटा दूं, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? भाई मिश्र धन 200 रुपए है, इसमें से मैं मूलधन 100 रुपए घटा दूं, 200 मिश्र धन था, वह राशि हमने 100 रुपए मानी है, 100 रुपए ही तो मूलधन है, जो हमने राशि मानी यही तो मूलधन है। तो 200 माइनस 100 किया तो 100 रुपए क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब ब्याज आपको पता है 100 रुपए, मूलधन आपको पता है 100 रुपए, समय आपको दे रखा है, तो दर निकालनी है। तो दर क्या हो जाएगी? वही, चलो बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं वापस अपना।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहाँ से हमने देखा साधारण ब्याज आया हमारे 100 रुपये, मूलधन हमें 100 रुपये दे रखा है, दर हमें निकालनी है, समय हमारे पास 15 साल है, बटा 100 कर दिया। इन 100 से तो ये 100 कट के दर निकालनी, तो इन 100 के बटा 15 चले जाएंगे। यहाँ से मैं अब आगे इधर लिख रहा हूँ। देखो अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, दर। तो दर क्या हो जाएगी, ये 15 100 के नीचे चले जाएंगे, 100 बटे 15, 5 से काटो 20/3। अब 20/3 हमारा उत्तर हो गया। 20/3 देखो ऑप्शन में कहीं है क्या, ये मिश्र भिन्न दे रखी है, तो इन मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना भी आपको सिखाए थे। ये तो होगी 5 दूना 10 और 1 11/2। ये होगी 6 3 18 और 2 20 20/2। तो ये 6 सही 2/2 क्या हो गया, 20/2। इस 20/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 इसमें आ गया उत्तर। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। या तो आप इसको मिश्र भिन्न में बदल लो, या आप डायरेक्ट उत्तर देख लो। 5 दूना 10 और 1 11/2 बन रहा है, ये बटा 6 3 18 या 3 छंग 18 या कुछ भी गुणा करो, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 3 छंग 18 और 2 20 20/3। तो 20/3 हमारा आ रहा है दर, 20/3 उत्तर आया। तो बी ऑप्शन पे आप आंसर लगा दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे करो। ये एक ही फॉर्मूले से चल रही है अभी तक कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। अब मान लो कोई धन 3 वर्ष में कितना हो रहा है, अपने का 8 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे 8 गुना हो रहा है, हम 100 लेके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं 1 रुपया लूँ तो ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं इसको 1 रुपया लूँ तो ज्यादा बढ़िया है। चलो इसको 100 लेके ही कर लेते। चलो वो धन कितना, 100 रुपए है। वो धन है 100 रुपए। 3 वर्ष में कितना हो गया, अपने आप का 8 गुना। अब कितना हो गया, 800 रुपए हो गया। ठीक है, ये तो था मूलधन जो मैंने 100 रुपए माना। ठीक है, माना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना वह धन कितना है, 100 रुपए। ठीक है, अब ये 100 रुपए थे, इसको 800 रुपए बनने में कितना लगा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में 100 रुपए क्या हो गया, अपने आप का क्या हो गया, 8 गुना हो गया। तो 100 रुपए 3 वर्ष में 800 रुपए हो गए। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो गया, 800 माइनस 100, 700 रुपए ब्याज हो गया साहब। 100 रुपए में मैं 700 रुपए जोड़ूंगा तब 800 रुपए बनेंगे। तो ये 800 तो मिश्र धन हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, अपने का 8 गुना हो जाता है। तो 100 रुपए तो वो 800 बन गए। तो 800 कब बने, तो ये मिश्र धन, इसमें ब्याज जुड़ा तभी तो 800 हुए। तो 3 वर्ष का मैंने निकाला, 100 रुपए 3 वर्ष में 800 हुए। तो मूलधन और मिश्र धन का जो ब्याज आया कितना आया, 700 रुपए। 3 वर्ष में 100 रुपए 800 हो गया, तो मतलब 100 रुपए में 700 रुपए जुड़े तभी तो 800 है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आया, 700 रुपए। अब मैं अगले 3 वर्ष की बात करूं, अगले 3 वर्ष में 800 कितने हो जाएंगे भैया, 100 रुपए से 800 रुपए हुए, ये 3 वर्ष में इनको 700 रुपए ब्याज मिला। तो अगले 3 वर्ष में भी तो इसको 700 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 700 रुपए ब्याज। तो 800 तो 800 में 700 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 1500 रुपए। शुरू के 3 वर्ष में 100 रुपए, 3 वर्ष में 800 रुपए हुए। फिर अगले 3 वर्ष में, मतलब टोटल मिलाए 3 और 3 6 वर्ष में कितने हो गए, 1500 रुपए हो गए। तो ऐसे हमें करते करते 64 गुना तक जाना है। तो 100 रुपए 64 गुना, मतलब 100 रुपए 6400 कब होंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो 100 रुपए हमने मूलधन माना है, ये 64 गुना मतलब 6400 रुपए कब होंगे। और ये 6400 रुपए कब होंगे, मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हो, ये मिश्र धन हो गया और 100 रुपए क्या हो गया, मूलधन हो गया। 6400 रुपए होने के लिए ब्याज कितना होना चाहिए, 6300 रुपए ब्याज होना चाहिए। वो मूलधन हमने 100 माना था, ये 64 गुना हुआ, मतलब 6400 रुपए हुआ। तो इस 6400 रुपए इसको होने के लिए ब्याज कितना चाहिए, 6300 रुपए इसको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। अब 6300 रुपए ब्याज के लिए हम बात करें, ब्याज जब 700 रुपए ब्याज के लिए कितने वर्ष लग रहे, 3 वर्ष। तो वही एक एक नियम की तरह इसको लिख लो। यहाँ पर हमें 6300 रुपए बनाने ब्याज के, तो जब 700 रुपए ब्याज है तो समय 3 वर्ष लग रहे। और अगर 6300 रुपए ब्याज है तो समय 6300 गुणा 3 बटा 700। इसको कैलकुलेट करो, 7 9 का 63 9 27, तो 27 वर्ष। 27 वर्ष क्या लगेंगे, 64 गुना होने में कितना लगेंगे, 27 वर्ष लगेंगे। ये तो मैंने 100 रुपए लेके किया, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो यहाँ डिब्बे में एक और बता रहा हूँ मैं इसको। इस प्रकार के प्रश्न में आप 1 रुपया लेके चलो। 1 रुपया था, 8 गुना हो गया तो कितने साल में,
3 वर्ष में 8 गुना हुआ, तो यहाँ पर ब्याज कितना था 7 रुपए। भाई 1 रुपए का 8 गुना हो गया, कोई धन 3 वर्ष में अपने काट तो 1 रुपए कितने हो गए 8 हो गए। अब 8 से अगले 3 वर्ष में कितने हो जाते, अगले 3 वर्ष में फिर 7 रुपए जुड़ जाते 8 में, तो 15 रुपए हो जाते। तो यहाँ से हमने देखा कि हर 3 वर्ष में 7 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब हमें कितना 64 गुना करना, तो 1 रुपए को कितना बनाना था 64 बनाना था, तो 1 को 64 बनाने के लिए ब्याज कितना चाहिए 63 रुपए ब्याज चाहिए। 1 रुपए को 64 बनाने के लिए आपको 63 रुपए ब्याज चाहिए। तो अब 63 रुपए ब्याज चाहिए, तो 7 रुपए जब ब्याज मिल रहा है तो समय लग रहा है 3 वर्ष। अब हमें 64 रुपए बनाने के लिए कितना रुपए ब्याज चाहिए 63 रुपए ब्याज चाहिए, तो 63 रुपए ब्याज के लिए कितना चाहिए 3/7 गुना 63, 7 नमारी घाट 63, 9 3 27, तो यहाँ से भी 27 वर्ष आंसर आ गया। ये तो मैं आपको 100 रुपए लेके चल रहा था, इसलिए मैंने 100 के हिसाब से कैलकुलेशन करी, पर 100 में क्या संख्या थोड़ी बड़ी हो रही थी, उत्तर तो आ रहा है। अगर आप ये नहीं भी करे और यही लेके चले तो भी बढ़िया है, क्योंकि 100 ही के हिसाब से आप हमेशा कैलकुलेशन करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से उत्तर क्या आया, इससे भी 27 वर्ष आया। मैं 1 रुपए को 8 रुपए बना दे, और 8 रुपए फिर बाद में क्या हो गए 3 वर्ष बाद इनमें 7 जुड़े 15 हो गए, तो 1 रुपए को अगर मैं 64 रुपए कब बना रहा हूँ तो 63 रुपए उसमें मुझे ब्याज चाहिए। मैंने यहाँ 1 रुपए के हिसाब से भी आपको समझा दिया और 100 रुपए के हिसाब से भी आपको समझा दिया, दोनों ही प्रकार में उत्तर सेम आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.1/2% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती। अब इस प्रश्न को समझो, इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पे लगाया होगा। अब वो यूं कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पहले थी 10%, अब साधारण ब्याज की दर कर दी 12.5%, 12.1/2%। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि होगी। तो देखो ब्याज की दर पहले 10 थी, अब 12.5 कर दी। 10 से 12.5 करने में उसके ब्याज में जो आय में जो वृद्धि हुई वो 1500 रुपए की हुई। जो आय में वृद्धि हुई, तो आय मिल क्या रही, आय ब्याज ही तो है। आदमी कमाता क्या है ब्याज, लोग बाग ब्याज से पैसा देते तो उसमें उनकी आय क्या रहती है, वो ब्याज जो उनके पास आया वही तो उनकी कमाई हुई। तो उसका ब्याज जो है 1500 रुपए पड़ गया। वो पहले कोई धनराशि थी उसको 10% के हिसाब से देता था मान लो, तो उसको उस टाइम पे तो 10,000 रुपए ब्याज मिलता था। अब उसने क्या किया कि 12.5% के हिसाब से अगर उसने उस राशि को दी, तो उसको 10,000 में 1500 और जोड़ो, कितना हुआ 11,500 रुपए ब्याज मिलने लग गया। तो जब वो 10% की दर से दे रहा था तब तक तो उसको 10,000 रुपए मिल रहे थे, जैसे उसने ब्याज दर 12.5 करी उसको 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लग गया, 11,500 रुपए का उसको ब्याज मिलने लग गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक से 12.5% कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हुई। तो यहाँ से पहले हम दरों का अंतर देखें, तो दरों का अंतर देखें तो 2.5%, तो 2.5% दर जैसे ही बढ़ी, तो दर अगर 2.5% से मैंने बढ़ाई तो मुझे ब्याज कितना मिला 1500 रुपए। ये व्यक्ति की आय जो बढ़ी ना, ये ब्याजों का अंतर आ गया अपने आप, क्योंकि पहले मिल रहा था 10,000, अब मिल रहा 11,500, तो दोनों का अंतर किया तो कितना आया 1500। तो यहाँ पर दरें दे रखी 10% और 12.5%, इन दरों का अंतर आया 2.5% और ब्याजों का अंतर कितना आ रहा है 1500। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पे लगाया। तो मैं देखो सबसे पहले तो दरों का अंतर निकाल लूं। दरों का अंतर जो है वो आ रहा है 12/1/2 को 12.5 लिख सकते हैं, -10 बराबर 2.5। 12.5 को हम 12/1/2 को 12.5 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 12.5 माइनस 10 बराबर 2.5। तो दरों का अंतर तो आया 2.5। अब यहाँ से हमें ब्याज दे रखा है 1500 रुपए, या तो इसको ब्याजों का अंतर लिख लो, या इस 2.5% की जो दर है इस दर के हिसाब से ब्याज 1500 रुपए। क्यों, क्योंकि इसका जो अंतर है उसी अंतर के हिसाब से तो ब्याज में 1500 रुपए का अंतर है। तो या तो मैं इसको ब्याज का अंतर लिख लूं या सीधा ब्याज भी लिख लूं 1500 रुपए, दर मेरे को 2.5% पता चल गई, समय मुझे पता है 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ वार्षिक लिखा हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है मूलधन, तो वही फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर गुणा समय बटा 100। सब दे रखा है आपको, निकालना क्या है यहाँ पे मूलधन निकालना है, ब्याज आपको दे रखा 1500 रुपए, मूलधन हमें कैलकुलेट करना है, दर हमने निकाली 2.5, समय हमें पता है 1 वर्ष, बटे 100 कर दो। यहाँ से मूलधन देखो, मूलधन क्या होगा, ये 100 उधर गुणा हो जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं मूलधन निकालता हूँ, जो मूलधन आएगा वो आएगा 1500 गुणा 100 बटा 2.5 गुणा 1, ये समय 1 वर्ष था। अब ये 2.5 की जैसे ही दशमलव हटेगी ऊपर एक जीरो और लग जाएगी, यहाँ बन गया 25। अब 25 से मैं काटता हूँ 1000 को, 25 चौक 100,
कितने आए, 40 आए। अब 40 गुणा 1500 करता हूँ तो कितने आएंगे, 15 चौक 60। तो 60,000 वह राशि जो थी वो क्या थी, 60,000। 60,000 उत्तर का ये रहा, सी ऑप्शन। तो कितना धन ब्याज पे लगा है, 60,000 रुपए उसने ब्याज पे लगाए। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लो, जो दरों का अंतर है उस दरों का अंतर 2.5% आया। इस दर के अंतर की वजह से ही तो ब्याज हमें 1500 रुपए मिला। तो यहाँ पर दर 2.5% होगी, ब्याज 1500 रुपए हो गया, समय 1 वर्ष था, मूलधन हमें निकालना था, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल ने अपने धन का 1/3 भाग 7% की दर से, 1/2 भाग 8% की दर से तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया। यदि उसकी वार्षिक आय की पूछ बात, जैसे ही वार्षिक आय की बात हो तो मतलब वो ब्याज है, क्यों, क्योंकि आदमी कोई पैसा देता तो उसको जो ब्याज मिलता वही तो उसकी आय हुई। तो यहाँ वार्षिक आय 480 रुपए दे रखा, मतलब ये ब्याज है। तो उसका धन क्या है, हमें धन कैलकुलेट करना है। तो कमल ने अपने धन का 1/3 भाग, अब देखो यहाँ पर भागों की बात हो रही है, 1/3 1/2। अब मैं यहाँ पे 100 लूं और 100 में 1/3 करूँ तो पॉइंटों में आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे जो माना हुआ धन 100 नहीं मान के 300 मान लेता हूँ, ताकि मैं जैसे ही 300 का 1/3 करूंगा तो 100 रुपए मिल जाएंगे। फिर मैं उसका 1/2 करूंगा तो वहां पे मेरे को 150 रुपए मिलेंगे, तो उससे कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने मान लिया माना वह धन कितना है, 300 रुपए। ठीक है, आधा इधर करके ना आधा इधर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मान लिया वह धन कितना है, 300 रुपए। अब देखो, कमल ने अपने धन का 1/3 भाग 7% की दर से, तो 300 का 1/3 किसकी दर से, 7% की दर से। तो मैं 300 रुपए का 1/3 कितना हुआ, 100 रुपए। ये 100 रुपए किस दर से, 7% की दर से। तो ये तो 100 रुपए है 7% की दर से। 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वार्षिक। तो 100 रुपए मुझे, मैंने पहले कमल ने 1/3 भाग, जो पहला भाग था ये पहला डाल लेता हूँ, अपने धन का 1/3 भाग। तो 1/3 मतलब धन क्या था, 100 रुपए। तो 300 रुपए हमने धन माना था, तो इस 300 रुपए का 1/3 भाग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 300 गुणा 1/3 कर रहा हूँ, ये 100 आ गया। 300 का 1/3 क्या, वो 100 रुपए। तो 100 रुपए का 7% की दर से दिए, तो मूलधन 100 रुपए, दर 7% है, समय 1 वर्ष है। तो यहाँ से मैं इसका ब्याज निकाल लेता हूँ, इन 100 रुपए का ब्याज आएगा, मूलधन 100 रुपए आगे, क्योंकि 300 का 1/3 भाग 7% की दर से दिया था, गुणा 7 गुणा समय 1 वर्ष बटा 100। तो यहाँ से तो जो ब्याज मिला वो मिला हमें 7 रुपए। तो कमल ने अपने धन का 1/3 भाग, धन मतलब हमने 300 रुपए माना, तो 300 का 1/3 मतलब 100 रुपए 7% की दर से दिए। तो 100 रुपए का 7% की दर से 1 साल का ब्याज आया 7 रुपए। अब आगे की बात करें, जो धन था उसका, उसी का 1/2 भाग। दूसरी बात हो रही है, धन कितना था, 300 था, हमने जो माना, इसका 1/2 भाग मतलब 150 रुपए। ये किस दर से दिए, 8% की दर से, 8% की दर से। अब 150 रुपए का 8% की दर से ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ ब्याज कैलकुलेट करें तो 150 गुणा 8 गुणा 1 बटा 100 करके कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 8 कटे, 2 चौक 8, 3 चौक 12। कितना आया, 12 आया। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अगर इनको काट दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ। तो ब्याज क्या था, 150 गुणा 8 गुणा 1 बटा 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ब्याज आएगा 12 रुपए। ठीक है, तो 1/3 जो भाग था उसका ब्याज आया 7 रुपए, 1/2 भाग का ब्याज आया 12 रुपए। अब क्या बचा, 7 और 12। तो 1/3 भाग तो आए 100 रुपए। अब जो शेष राशि क्या बची वो भी लिख लो। शेष राशि क्या थी, टोटल तो हमने मानी थी 300, उसमें से 1/3 भाग हो गया 100 रुपए। फिर 1/2 भाग की बात करें तो 150 रुपए। तो 300 में से 100 और 150 को घटाएंगे तो बचे कितने, 50 रुपए। क्योंकि 1/3 भाग तो 100 रुपए हो गया था 300 का, जो 100 रुपए तो यहाँ काम में लिए उसने 7% की दर से। फिर 150 रुपए जो थे 1/2 भाग, वो उसने 8% की दर से काम में। अब बचे कितने, 50 रुपए। अब बात उसने क्या, शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया, तो शेष क्या बचा, 50 रुपए। तो ये जो 50 रुपए है, इनको उसने किस दर से, 10% की, ये तीसरा भाग, 10% की दर से। तो इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 50 रुपए का भी 10% के हिसाब से कितना आ रहा, 50 गुणा 10, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इसका ब्याज आया, वो आया 5 रुपए। ठीक है, अब टोटल ब्याज निकालते कितना आया तीनों में। जब उसने 1/3 भाग दिया था 7% की दर से, तो उसको 7 रुपए आए।
फिर उसने 1/2 भाग दिया 8% की दर से, तो उसने वहां से 12 रुपए आए। फिर उसने बचा हुआ 50 रुपए जो उसको 10% की दर से दिए, तो वहां से 5 रुपए। तो टोटल ब्याज आया उसके 12, 7 और 5, इनको जोड़ा तो कितना है 24 रुपए। 24 रुपए उसके पास क्या आ गया, टोटल ब्याज आ गया। अब हमारे पास टोटल ब्याज 24 रुपए आ गया। तो अब देखो वो क्या कह रहा, निवेश यदि उसकी वार्षिक आय 480 रुपए, मतलब ब्याज उसको 480 रुपए मिला। जब 24 रुपए ब्याज मिला तब तो वह धन क्या माना था हमने, 300 रुपए। तो वही अगर 24 रुपए ब्याज मिला तो मूलधन 24 रुपए ब्याज, तो मूलधन कितना है 300 रुपए। लेकिन वो प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसकी वार्षिक आय 480 रुपए, 480 रुपए यहाँ पर ब्याज है, तो 480 रुपए अगर उसकी वार्षिक आय है तो 480 रुपए ब्याज, तो मूलधन क्या होगा, मैं 300/24 गुणा 480 कर देता हूँ। 24 से 480 कट जाएंगे, 2 बार 20, यहाँ पे क्या आएगा 6000 रुपए। तो वह धन क्या हो गया 6000 रुपए। एक बार और देखो, यहाँ पर 1/3 भाग जैसे मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आएगा कि अगर मैं 100 रुपए लेके चलूंगा तो 100 का 1/3 करूंगा तो 33.33 आएगा। तो वो पॉइंटों में आंसर आएगा, इसलिए मैंने 100 की जगह इस बार 300 रुपए ले लिए। थोड़ा सा हमें हमारा दिमाग भी लगाना है कि हम राशि क्या ले। मेन रूप से तो आप 100 रुपए लेके चलो, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रकार की कैलकुलेशन आए कि यार 1/3 भाग करूंगा 100 का तो पॉइंटों में आएगा, तो मैंने यार रुपये 300 ले लिए। अब इसका 1/3 करूंगा तो 100 रुपए आ जाएंगे। तो अब 1/3 जैसे किया तो 100 रुपया है, उसका 7% की दर से ब्याज निकाला। फिर उसी राशि का 1/2 भाग 8% के हिसाब से दिया, उसका ब्याज निकाल लिया। शेष राशि 50 रुपए बची थी, उसका ब्याज निकाला। तीनों ब्याजों को जोड़ा तो आया 24 रुपए। अब 24 रुपए ब्याज कब मिल रहा है, जब मूलधन 300 रुपए। अब वो प्रश्न में कह रहा है यदि उसकी वार्षिक आय 480 रुपए, वार्षिक आय 480 रुपए मतलब उसने 480 रुपए ब्याज के कमाए। तो अब 480 ब्याज के कमाएगा तो मूलधन क्या होगा, 24 रुपए ब्याज के आए तो 300 रुपए मूलधन था, 480 आएगा तो क्या आएगा 300/24 गुणा 480 बराबर 6000 रुपए उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 3% और दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किया गया। यदि पूरे निवेश पर एक संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 रुपए है तो पहले भाग की राशि ज्ञात करो। देखो अब यहाँ पर क्या है कि दो भागों में बांट दिया। अब 4000 रुपए को दो भागों में बांटा तो एक भाग तो x ले लेते हैं और दूसरा भाग क्या हो जाएगा 4000 माइनस 1। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माना पहला भाग x, तो दूसरा भाग, दोनों को जोड़ा तभी तो 4000 आए। 4000 माइनस 1, 4000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 3%, पहला भाग तो मैंने 3x ले लिया और दूसरा भाग क्या हुआ 4000 को ही तो दो भागों में बांटा, तो एक भाग x हो गया तो दूसरा क्या हो गया 4000 माइनस x। अब हम बात करते हैं, ये अलग अलग हमने दो बात कर दी। अब पहले भाग पर 3% तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया। तो पहले भाग का मैं ब्याज निकालता हूँ, पहले भाग का ब्याज, पहले भाग का ब्याज। तो मूलधन हमें पता है x, दर हमें पता है 3, समय 1 वर्ष दिए हुए बटा 100। और ऐसे ही दूसरे भाग का ब्याज, दूसरे भाग का ब्याज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सारी चीजें इसलिए बड़ी हो रही है, आप डायरेक्ट लिखोगे वहां पे 4000 माइनस x गुणा 5 गुणा 1/100। अब देखो पहले भाग का ब्याज और दूसरे भाग का ब्याज आपको पता चल गया, तो दोनों भागों के ब्याज को अगर मैं जोड़ू तो 144 रुपए बनने चाहिए। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा, ये जो आया है इसको देखो, यहाँ पर तो क्या मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, वरना ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ, x गुणा 3 x गुणा 3 गुणा 1/100 प्लस 4000 माइनस x गुणा 5 गुणा 1/100, ये किसके बराबर होना चाहिए 144 के। अब देखो इस कैलकुलेशन को इधर करते हैं, वहां बना 3x/100, 3x/100, इधर 5 का अंदर गुणा हुआ तो ये बना 5 चौक 20, 20,000 माइनस 5x/100, या बराबर किसके 144 के। अब देखो मैं इसको लिख देता हूँ 3x/100 प्लस 20,000/100 अलग कर लेता हूँ, 20,000/100, ठीक है। 3x/100 अलग लिख लिए, 20,000/100 अलग लिख लिए। और यहाँ पर क्या दे रखा था
5x/100, इसको अलग लिख लिया और बराबर कर दिया 144। मैंने यहाँ से इसको काटा, ठीक है, कितने बने 200। तो यहाँ तो आया 3x/100 प्लस 200 माइनस 5x/100। तो अब मैं क्या करता हूँ, बराबर कितना है 144। इस 144 को तो इधर भेज देता हूँ और इनको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये तो आ जाएंगे इधर, तो आ जाएंगे 200 माइनस 144, इधर आ जाएंगे 5x/100। ये माइनस के 5x इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और वो माइनस के 5x/100 इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और 3x/100 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3x/100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, 200 और 144, ठीक है, और यहाँ पर 5x माइनस बटा 100 माइनस 3x/100। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ से तो आते हैं 56 और इधर बचे 5x नीचे 100, 5x में से 3x गए तो कितने बचे 5x माइनस 2x लिख लेते हैं। चलो एक स्टेप और आगे अपन बढ़ा। अब यहाँ पर आ गया 56 बराबर 5x माइनस 3x/100। अब इस 100 को इधर गुणा कर दो, तो ये तो बन गया 5600। इधर क्या बचा 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या होगा, इन 5600 में 2 का भाग चला जाएगा, बराबर 2800 रुपये। ये 2800 रुपये ही तुम्हारा आंसर हो गया। कहाँ आ रहा है, ये रहा। क्यों, सरल ब्याज तो पहला भाग की राशि, तो पहला भाग हमने x माना था इसलिए 2800 रुपये आ गया। अगर इसी प्रश्न में वो पूछ लेता दूसरे भाग की राशि, तो 4000 में से जो 2800 है इसको घटा देते तो 2200 रुपये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी आ जाए तो आप कंफ्यूजन में न रहे, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। ठीक है, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई कुल राशि बराबर है। अब देखो, श्रीमान एक्स के पास कुल एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% ब्याज से और शेष राशि 12% की ब्याज से। अभी इस लाइन से हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन, यहाँ पर हम दो राशियां मान रहे हैं, माना एक राशि x, ठीक है, ये रीट का सवाल है, रीट में आ चुका है, तो माना एक राशि तो x है और दूसरी y। एक राशि तो हमने यहाँ पर ले ली x और एक ले ली हमने y। ठीक है, अब दो राशियां ले ली। अब बात करते हैं, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, तो प्रथम राशि x बटा 4, जो दूसरी राशि y हमने मानी है उसका 5वें हिस्से के बराबर है, तो y बटा 5 के बराबर है। यहां से हम देखें तो 5 को उधर और 4 को इधर गुणा करें तो 5 जो x है वो बराबर है 4 y के। अब हम देखते हैं इनका अलग अलग ब्याज निकालते हैं। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई कुल राशि, तो जो उसने कुछ राशि जो थी उसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष राशि 12%। तो ये जो माननी हमने x राशि थी ये तो 10% की दर से, और जो दूसरी राशि y मानी जो शेष थी वो 12% की दर से। तो x का 10% की दर से ब्याज निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्याज, ब्याज का यहाँ x लिखा मतलब ये x का ब्याज है, तो ब्याज क्या रहेगा, राशि x दर 10 समय 2 वर्ष बटा 100। यहाँ 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है इसलिए मैंने समय क्या लिया, 2 वर्ष लिया। यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से 10 कट जाएंगे 5 बार, x बटे 5। x बटे 5 क्या आया हमारा, यहाँ पर पहली राशि का ब्याज आया। अब दूसरी राशि का ब्याज, मैं यहाँ ब्याज y लिख लेता हूँ, y का मतलब y वाली राशि का ब्याज, y गुणा 12 गुणा 2 बटे 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, 2 से कट जाएंगे 50 बार, इसको काटेंगे तो 6 या 25 बचेगा, 6y/25। तो हमने x और y दोनों का ब्याज निकाला है। अब हमें 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज जितना है, तो इस ब्याज को और इस ब्याज को जोड़ू तो 2500 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ x का ब्याज और ब्याज x प्लस ब्याज y बराबर है 2500। तो
तो x का ब्याज क्या आया था, x/5 और y का ब्याज क्या आया था 6y डिवाइड बाई 25, 6y/25। ये किसके बराबर है 2500 के। अब मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ, 25 पचम के 25 तो यहाँ आ जाएगा 5x, 25 से कम 25 तो 6y बराबर आ गया 2500 के। अब यहाँ से 5x प्लस 6y बराबर हो गया 2500 गुणा 25। तो ये तो आ गई आपके पास दूसरी समीकरण। पहली समीकरण हमने यहाँ से देखी थी कि 5y जो है वो किसके बराबर है 4y के, तो 5x किसके बराबर है 4y के, तो यहाँ 5x प्लस 6y बराबर 2500 गुणा 25 दे रखा, तो मैं यहाँ से 5x को 4y लिख दूं, तो ये 5x को मैंने 4y लिख दिया, 6y पहले से ही है, इनको हमने कैलकुलेट करा 25 25 कितने हो जाएंगे 625, तो पीछे 2 जीरो लगी थी, यहाँ से 10y किसके बराबर हो गए 62,500 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 6250/10 बराबर 6250 y आ गया। तो 6250 तो क्या आया y, तो y की वैल्यू तो हमें पता चल गई 6250। अब y हमें पता है 6250 है, और हमें निकालना क्या है जमा की गई कुल राशि। तो कुल राशि में एक तो x था और एक y था, माना एक राशि x थी, श्रीमान के पास एक निश्चित राशि थी, उसने कुछ राशि सरल ब्याज की दर से और शेष राशि, तो कुछ जो दी थी वो तो x थी, और जो शेष दूसरी राशि थी वो क्या बची थी y थी। तो कुल राशि क्या होगी x और y होगी, तो y की वैल्यू तो हमें पता चल गई 6250। अब इस y की वैल्यू 6250 को मैं यहाँ रख दूं तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखो, इसको इतना सा हिस्सा और इधर करते हैं, y की जो वैल्यू आई y आया 6250। अब मैं x निकालता हूँ, x कितना आएगा 4y डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये पहली इक्वेशन देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो पहली वाली इक्वेशन थी वो थी 4x 5x इक्वल टू 4y। यहाँ से मेरे को y की पता चल गई 5x बराबर होगा 4 गुणा y की वैल्यू ये रख दे 6250। तो यहाँ से x क्या होगा 4 गुणा 6250/5। मैं इसको यहाँ 5 से इसको काट दूं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, पचम के 25 और 0, 1250 गुणा 4, तो x आ जाएगा 0, 4 5 20 की 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 1 5। x कितना आया 5000 रुपए, x आया 5000 रुपए, y आया 6250। तो कुल राशि क्या है, कुल राशि x प्लस y, x तो आ गया 5000, y आया 6250। यहाँ से कुल राशि निकालेंगे तो वो क्या जाएगी 5 और 6 11, 11,250। तो 11,250 हमारा उत्तर हो जाएगा, ये रहा वो 11,250 क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, यही हमारा लास्ट सवाल है सरल ब्याज का। आज सरल ब्याज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अब देखो, एक श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, ये बड़ा x है, मैंने यहाँ पर x और y छोटे स्मॉल लेटर में इसीलिए लिए, उसने कुछ राशि, तो x के पास x के पास एक निश्चित राशि थी, जो निश्चित राशि है वो क्या होगी x, और वो तो जो थी वो मूलधन था। अब हम बात करें उस निश्चित राशि में से कुछ राशि, तो वो कुछ राशि तो हमने एक तो x ले ली स्मॉल x सरल ब्याज की दर से, तथा शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। तो x तो उसने 10% के हिसाब से जमा करी, और शेष जो राशि बच रही थी दूसरी शेष राशि उसको हमने y लिया, तो x और y वो टोटल मूलधन हो गया। तो मूलधन था ना श्रीमान ने, x के पास एक निश्चित राशि, वो निश्चित राशि x और y दोनों मिलाकर ये निश्चित राशि है, जो निश्चित राशि वो है x प्लस y। अब हमें क्या है कि वो निश्चित राशि दे नहीं रखी, अगर दी हुई रहती तो मैं एक तो x मान लेता और दूसरी राशि जो दे रखी उसमें से उस x को घटा देता तो वो हो जाती, लेकिन हमें यहाँ पर दे नहीं रखी, इसलिए हमें x भी राशि माननी पड़ी और शेष जो दूसरी राशि है उसको भी y मानना पड़ा। ठीक है, जो यहाँ x और y दो अचर हो गए, हमें दोनों ही चीजें माननी पड़ी। अगर हमें यहाँ पर एक चीज भी दी हुई रहती तो हम क्या करते x ले लेते और दूसरी राशि, जैसे मैंने वहां पर एक प्रश्न में 4000 माइनस जो हमने x किया था ऐसे करते, तो उसको हम यहाँ पर ऐसे करते, लेकिन यहाँ पर हमें कोई राशि दे नहीं रही इसलिए हमने एक को x माना और शेष दूसरी राशि को y माना। x को 10% की दर से और y का 12% की दर से ब्याज निकाला। उन दोनों ब्याजों का जोड़ जो है 2500 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष में उसको कुल ब्याज 2500 मिला था। इन दोनों राशियों का हमने कितने 2 वर्ष का, 2 वर्ष का इसका भी और इसका भी 2 वर्ष का,
क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का दे रखा है, इसलिए मैंने, चलो यहाँ लिख देता हूँ। वैसा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि यहाँ पर 2 वर्ष आएगा ही सही, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज दे रखा, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाला, जो आया उसका जोड़ मैंने 2500 के बराबर किया। यहाँ से एक्स और वाई में मेरे को एक इक्वेशन मिली, 5x + 6y बराबर 2500 गुणा 25। अब जहाँ यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था 5x 4y के बराबर है, ये आपको प्रश्न में दे रखा है, ये चीज आपको प्रश्न में दे रखी है। क्या कि प्रथम राशि का चौथा हिस्सा x का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। शेष राशि क्या थी, y, उसके 5वें हिस्से के बराबर है। तो यहाँ से 5 उधर से 4 इधर आता, 5x बराबर 4y कर दिया मैंने। तो 5x बराबर 4y वहां से पता है, 5x + 6y बराबर 2500 गुणा 25 यहाँ आया। मैंने यहाँ पर 5x की जो वैल्यू 4y आई थी उसको यहाँ रख दिया, तो यहाँ बन गया 10y। 10y बराबर हो गया 6, ये 62,500 के 2500 गुणा मैंने 25 के, तो 62,500 बने। यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो 6,250 है। अब जब y 6,250 आ गया, तो ये y की वैल्यू में यहाँ रख दूं तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y बराबर 6,225, 5x बराबर 4y है, 5x बराबर 4 गुणा 6,225 किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 5,000 आया। अब वह राशि जो हमने मानी थी एक निश्चित राशि, वह निश्चित राशि क्या थी, x और y तो थी, उसमें से एक भाग तो x था और शेष दूसरा भाग हमने y माना था। तो x + y को हमने जोड़ा तो क्या आ गया, 11,250 आ गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये सरल ब्याज से संबंधित क्लास थी, इसमें मैंने लगभग जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सरल ब्याज से संबंधित, वो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। और मेन रूप से मैं बेसिक रूप से आपको जो मैंने फॉर्मूला बनाया बताया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, आप इसी को याद रखें और इसी को दिमाग में लेकर प्रश्न को हल करें। कोई अलग तरीके का प्रश्न अगर बन भी जाता है तो भी आप बेसिक से चलेंगे तो आपका वो प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों हम आकृतियों से संबंधित प्रश्नावली जो बाकी है आपका कोर्स में उसको पढ़ेंगे, जिनकी समतल सरल रेखीय आकृतियां, समतल आकृतियां और उन आकृतियों की विशेषताएं क्या क्या है, बिंदु, रेखाखंड, कोण आदि की क्लासें अब मैं शुरू करूंगा। उसमें मैं 1 बाय 1 टॉपिक लूंगा। जैसे एक दिन हम बस त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर एक दिन हम त्रिभुजों के बाद दूसरे दिन हम वृत्त पढ़ेंगे, उसके बाद हम चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुजों में आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सभी चतुर्भुजों को पढ़ेंगे। तो मैं 3 पार्ट में उन क्लासों को लूंगा। एक दिन त्रिभुज ही त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज की विशेषताएं, उस कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, सारे प्रकार और उनसे संबंधित सवाल पढ़ेंगे, ताकि त्रिभुज से संबंधित जैसे प्रश्न आए आप झट से उसको हल कर दो। फिर एक दिन हम बस व्रत ही व्रत पढ़ेंगे, व्रत से संबंधित प्रश्न आए आप उसको हल कर दो। और फिर एक दिन हम बस चतुर्भुज पढ़ेंगे, जिसमें आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार के चतुर्भुजों को हम उस दिन पढ़ेंगे। तो मैं 3 पार्टों में इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक दिन बस त्रिभुज ही त्रिभुज पढ़े तो त्रिभुज के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। दूसरे दिन हम व्रत पढ़ेंगे, तीसरे दिन हम चतुर्भुज और इनके बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिभुजों को जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले जो इसमें कोण जो आपके दिए हुए हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और वृहद कोण, इस प्रकार के कोणों की भी हम नॉर्मल रूप से बात कर लेंगे, क्योंकि जो रीट में अभी तक जो प्रश्न आए उसमें बहुत सी बार कोणों से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो कोणों के प्रश्न भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपके वहां पर प्रश्न गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। कितना ही टेढ़ा प्रश्न वो दे दे, आप आराम से कोण का मान निकाल के ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।